बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घर वालों के साथ महफूज और खुशहाल होंगे। तो आज से मैं एक नया सिलसिला शुरू करने वाला हूँ आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे, जिसमें मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताऊँगा और साथ में ये बताऊँगा कि जो चुल है पाकिस्तान से लेके यूरोप आने की, वो कैसे हमारे दिल में मची। और ये ज़्यादातर पाकिस्तानियों की कहानी है जो पाकिस्तान से ये चुल मचने से जो है ना, ये नहीं कहते लड़की कर गई चुल, तो वो जो चुल मचती है ना, वो क्यों मचती है उसकी वजह बताऊंगा। और फिर उसके बाद आप लोगों को गाय बगाए इंशाल्लाह ताला साथ में हमारा सफ़र जो है वो बोस्निया से इटली वाला वो तो चल ही रहा है। एक दिन रह गया है, दो दिन रह गया है, तो मेरे ख्याल में 2 वीडियोस में वो कवर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि भाई एक बेस बना लेते हैं कि भाई पाकिस्तान से तुर्की में कैसे पहुँचा और फिर यूनान कैसे पहुँचा, ताकि आप लोगों को साथ साथ में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज मैं शुरू करूँगा, आप लोगों को एक बुनियादी चीज़ बताऊँगा कि भाई मैं पाकिस्तान से क्यों आया और कैसे आया। तो जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो में कभी कभार सुना होगा कि लोग मुझे फ़ौजी कह रहे हैं, तो इसकी वजह यह है कि भाई मैं रियली फ़ौजी हूँ। कौन था मैं और किस फ़ौज में था, क्या करता था, इंशाल्लाह वो मैं तब आप लोगों को बताऊंगा जब आप लोग ये वीडियो शेयर करते रहेंगे। और इंशाल्लाह जिस दिन हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर हिट करेंगे, मैं आप लोगों को अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊँगा। फ़िलहाल आपको बताऊँगा जनाब, जब मैंने जर्मनी का इरादा किया, असल में बुनियादी तौर पे मैंने जर्मनी का ही इरादा किया था। क्यों किया था, किस बंदे की वजह से किया था, वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो उस वक्त मैं एक एकेडमी चला रहा था, वहाँ पे माशाल्लाह मेरा काम ठीक चल रहा था। उसके बाद एक मोबाइल शॉप पे भी मैं काम कर रहा था। मोबाइल और कंप्यूटर्स का काम जो है वो काफ़ी हद तक मैंने सीखा है। और उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी का काम, उसमें भी मेरी दिलचस्पी थी और वहाँ पे भी मैं जो है वो समझ लें कि सीख रहा था चीज़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो चीज़ें लोगों ने लाखों अपना लगा के सीखे हैं और सालों लगा के सीखे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिन रात जो है वो जहाँ जिस काम में मैं पढ़ा हूँ दिन रात वहाँ पे मैंने जो है काम किया। तो प्रॉपर्टी का काम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आता है, मोबाइल कंप्यूटर्स का काम मुझे आता है और साथ में जो है वो मैं बच्चों को पढ़ाता भी था। तो मुझे मिला जनाब मेरी ज़िंदगी का विलन और मेरी ज़िंदगी की वो चुल जिसने मुझे मजबूर किया यूरोप आने के लिए। वो थे हमारे जनाब एक कज़न साहब। और कज़न साहब जैसे नहीं वो इंडिया में फिल्मों में अक्सर पंजाबी फिल्मों में चलता है जनाब NRI, ठीक है, NRI होता है जनाब न्यूली रिटर्न्ड इंडियन, और हमारी मुलाकात होगी जनाब न्यूली रिटर्न्ड पाकिस्तानी। और वो भाई साहब हमारे कज़न थे। तो अक्सर यही होता है ज़्यादातर केसेस में कि जनाब कज़न आता है या फिर फेसबुक पे उसका रब्ता होता है और हफ्ते में एक दिन छुट्टी जो है वो 7 दिन वो या तो पिज़्ज़ा हट पे काम करता है, पिज़्ज़ा की डिलीवरी का काम करता है, या शवारमे का काम करता है, या फिर कहीं पे ज़मींदारी का काम करता है। इटली में तो ज़मींदारी करेगा, प्याज लोगों के ज़मीनों में जो है वो उनका काम करेगा, या फिर जैतून का काम करेगा, और भी बहुत सारे काम होते हैं। और हफ्ते में एक दिन मिलेगा या महीने में एक दिन मिलेगा तो जनाब समंदर पे जाएंगे और ऐसे पोज बना के ना तस्वीर अपलोड करेंगे, साथ लिखेंगे शरीका नु आग लग गई, ठीक है। अब वो शरीकों को आग लगे ना लगे, हमारे जैसे मासूम होते हैं वो गरीब बेचारे जो है वो इस बात पे ना बस ऐसे ना उनकी वाह वाह हो जाती है जनाब। वो फिर कज़न साहब को फ़ोन करते हैं, कज़न साहब पता है हो सकता है वो अल्लाह बहाकर वो रोटी बना रहे होंगे चूल्हे पे, ठीक है। और वो कॉल आने से पहले जो उनका दिमाग कह रहा वो पैंट जो मैं कहाँ पे फंस गया हूँ यार, तो कह माफ़ करना मैं इधर उधर भटक जाता हूँ। तो वो कज़न कॉल करता है ना यूरोप वालों को, मुझे अभी कोई कज़न कॉल करे, मैं लोगों को जब वो हकीकत बताता हूँ ना कि यार ये जो असल में कुछ और है और ये जो कज़न बताते हैं ना कुछ और होता है, तो कज़न साहब जनाब रोटी बना रहे हैं और साथ में कॉल आती है किसी पाकिस्तानी छोटे कज़न की, खाला के बेटे की, चचा के बेटे की। तो जनाब हाँ जी हेलो क्या हाल है, ठीक हो? ओ मसेर बिल्कुल ठीक ठाक हो, मज़े कर रहे हैं जनाब, बस मैं ओ नहीं बस क्लब विच वापस आए हैं जनाब, तो चस लै रहे हैं ते बस यूरो कमा रहे हैं, बस चस्सा ले रहे हैं जिंदगी दी और तो की बस। तो वो जो पाकिस्तान में बैठा होता है वो उसके दो हमारा कज़न साहब तो जनाब यूरो कमा के उसने तो कोठियाँ बना ली हैं, और उस कज़न को ही पता होता है जो यूरोप वाला है कि भाई मेरा दिल पे क्या गुजरती है और कितने मैं यूरो कमा के कितनी कोठियाँ बना चुका हूँ।
ठीक है। और जो कोठियाँ बनती है वो आपको मैं साथ साथ इंशाल्लाह बताता रहूँगा। मैं आपको सीधी बात बता दूँ, कोई भी फील्ड है, मुझसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कम्पिटिटिव भी हूँ, और साथ में आप लोगों को बता दूँ कि मैं मेहनती हूँ। ठीक है, मैंने कभी जिस काम को मैंने एक दफ़ा सोच लिया है, चाहे वो गलत फैसला है चाहे वो ठीक फैसला है ज़िंदगी में, लेकिन उसके ऊपर जब मैं खड़ा हो गया हूँ तो मैंने कभी ज़िंदगी में उससे पीछे हटने का सोचा भी नहीं है, चाहे वो कोई भी फैसला है। तो अच्छा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई अगर कहीं पे भी एक कोठियाँ बनाने का हुआ तो मैं आप लोगों से सच भी बोलूँगा, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कोठियाँ कैसे बनती हैं। 2 साल हो गए हैं मुझे यूरोप में आए हुए, यूनान में टाइम गुजारा है, और भी काफ़ी तुर्की में भी टाइम गुजारा है, और अभी जर्मनी भी आ चुके हैं। तो फ़िलहाल यूनान तक तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, सच बताऊँ तो। और जर्मनी में जो देखेंगे आके साथ साथ क्या होता है। अच्छा, कज़न साहब जनाब हमारे घर आए, और थे वो जनाब होंडा पे, नाम मैं उनका नहीं लूँगा, वो शायद मेरा चैनल जो वो देखता होगा। बारसूरत उसने जनाब होंडा पे, अब कितने साल बाद वो आ रहा था, 9 साल बाद आ रहा था। वैसे वो वीडियो अपना फेसबुक पे तस्वीरें वगैरह डालता रहता था, कभी वो शवारमे के साथ, तो कभी जनाब और साथ में ना वो बड़े जले हुए जो शेर लगाते हैं ना, या फिर बड़े जले हुए लगाते हैं, या फिर ऐसे शेर लगाते हैं जैसे अलम वो जन्नत में लहरा रहे हैं। ठीक है, ये सोशल मीडिया ने हमारी सत्यानाश की है। तो जो एक वो आर्टिफिशियल ज़िंदगी हम लोग गुजार रहे हैं, वो कज़न साहब भी जनाब तस्वीरें वगैरह लगाते रहते थे, मैं उनसे इम्प्रेस होता था। और अब वो आ भी के बजाते खुद बकलम खुद आ गए, जनाब होंडे पे आए हैं वो। मैंने पूछा हाँ भाई सुनाओ कैसे हो, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। तो मैंने कहा यार यूरोप कैसा, कहते यार बड़ा कमाल है, मैं उधर तो बेंच क्या कहते हैं आज़ादी आज़ादी है, अपनी मर्जी के काम है, अपनी यशी है, बस ये वो है। अच्छा हाँ, तो मैंने कहा यार मैंने भी आना है। कहते जरा कोई मसला नहीं है यार, मेरे इतने रिसोर्सेज है। अच्छा, ये कज़नों के रिसोर्सेज बड़े होते हैं। वो कज़न साहब कहता है जी मेरे रिसोर्सेज बड़े हैं, तुम बेगम हो जाओ बस, क्या करना है। मैंने कहा जी बाबा मेरा एक प्लाट जो है ना वो तैयार है, तो मैं फिर ज़मीन बेच दूँ। कह रहे वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो मैंने नुकसान पे भैंस की तुम बेच दी। और कज़न साहब बोलते हैं जी इस तरह है कि मेरे एक दोस्त जानने वाला एम्बेसी में है, और पढ़े लिखे बेवकूफ़ इसको कहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल आपके सामने एग्जांपल बैठी है, पढ़ा लिखा बेवकूफ़। ठीक है, तो कहता है जी हाँ पोलैंड का वीज़ा आया हुआ है, मेरा एक दोस्त है पोलैंड के वीज़ा लगवाता है, लेकिन यह है कि उसके लिए तुम्हें जनाब वो पुलिस क्लियरेंस चाहिए जनाब, पहले जाओ पुलिस के पास क्लियरेंस लगाओ, फिर उसके बाद जी 8 फोटो मुझे अपने ला के दो, अपना पासपोर्ट ला के दो, इंग्लिश अपना शनाख्ती कार्ड बनवाओ। तो मैंने पासपोर्ट भी बनवाया, ये सब वो जो फॉर्मेलिटियाँ थी पूरी की, उसमें तकरीबन मेरे 25-30 हज़ार ज़ाया हो गए। बहरसूरत कज़न साहब को एक दफ़ा तस्वीरें दी, तस्वीरें जाके जनाब उन्होंने कहा 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारा पोलैंड का वीज़ा आ जाएगा, और पोलैंड से जर्मनी लेके जाना तो कोई बड़ा मसला ही नहीं है, मैं जर्मनी में रहता हूँ। और यहाँ पे आके मुझे पता चला जरा वो कज़न साहब खुद जो है वो 5 साल वाले जो कार्ड है ना इटली का, उसके लिए रो रहे हैं। और 9 साल उन्होंने जलील ख़वारी जो है वो जलालत और ख़वारी यहाँ पे काटी है, और पीछे घर उसी तरह वो बने हुए हैं, तो मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा। बहरसूरत ये तो उधर जब बंदा पहुंच जाए तो उसको फिर इस हकीकत के बारे में पता चलता है जी कितने पानी में है कोई। तो हाँ, हॉलैंड का मेरा वीज़ा लगने, पोलैंड का वीज़ा लगने वाला है जनाब, 1 महीना गुजरता है, और मेरा जो है वो दिल उठ गया जनाब, दुकान से भी उठ गया, ये क्या कहते हैं अपना एकेडमी में भी उठ गया बहुत ज़्यादा। अच्छा, हुआ कुछ इस तरह, उसने कहा जी बस 1 महीने में तुम तैयार हो, और जो बच्चे थे उनको मैंने पढ़ाना था, वो FSC के थे, और काम एक प्रोफेशनल किस्म की डिग्री में उनको पढ़ाता था, वो बाद में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो अब उनका सिलेबस 2 महीने का रहता है, और जनाब कज़न साहब ने कहा जी 1 महीने में पोलैंड का वीज़ा आ जाना है। मैंने उनको फारग करवा दिया सबको, मैंने कहा यार इस तरह है कि मेरा तो यार वीज़ा आने वाला है, मैं बाहर जाने वाला हूँ, इसलिए सॉरी। और लड़कों को मैंने वहाँ पे छुट्टी करवा दी, और एकेडमी होगी हमारी ठप। हम हो गए वेले, घर पे बैठे हुए हैं, और हफ्ता गुजरता है, 20 दिन गुजरते हैं, महीना गुजरता है, महीने के ऊपर फिर हफ्ता गुजरता है। तो कज़न साहब को कॉल करो तो कज़न साहब जनाब फ़ोन उठाए नहीं, पहले तो उठाएं तो कहें जरा मैं बिज़ी हूँ, मैं फ़लाँ पार्टी में बिज़ी हूँ, तो मैं दोस्तों के साथ हूँ, तो मैं अदालत में हूँ, तो मैं फ़लाँ जगह पे फ़लाँ जगह पे हूँ। तो आखिरकार कज़न था तो इसलिए पकड़ में था, और घर वालों का भी यही मशवरा था कि जनाब कज़न है, और कज़न कहाँ जाके भागेगा,
भाग के कहाँ पे जाएगा, पकड़ लेंगे हम लोग। और गारंटियर भी थे उसके जनाब, कुछ गारंटी दे रहे थे जनाब, हम इसकी गारंटी देते हैं। और ऊपर से अपना दिल भी जो है ना वो क्या कहते हैं, चूतिया था। तो ये सारी जो है ना मिक्स अचार बन के एक ऐसी खालिस किस्म की डिश तैयार हुई जिसने एक बेवकूफ़ को जन्म दिया था। तो कज़न साहब जनाब महीना गुजरा, उनके यार वो उस तरह है कि वो उस बंदे से ना वो तस्वीरें गुम हो गई हैं, तो तुम नई तस्वीरें ला के दो। वहाँ का लो जी, मैंने ज़ाया करवा के भाई साहब ने ये अब बहाना डाल दिया। खैर फिर तस्वीरें बनाई, फिर तस्वीरें जाके भाई साहब को दे दी। तो पता चला जनाब वो जो पासपोर्ट था ना वो कज़न ने जाके घर पे रख दिया था, और साथ में 1 लाख रुपया उसने ले लिया मुझसे एडवांस। ये इसलिए जी जनाब उस बंदे ने एम्बेसी में जाना है, एम्बेसी में उसके काम है, ये एडवांस में 1 लाख लेते हैं। तो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला अपने जो भी एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, उन लोगों को इंशाल्लाह राय लेके उन लोगों के बारे में जो भी उनके पास मालूमात है, जो मेरे पास मालूमात अभी तक है कि भाई वीज़ा कैसे लगवाते हैं और ये हरामियों से कैसे बचते हैं, इंशाल्लाह साथ साथ बताता रहूँगा। तो इस तरह 2 महीने गुजर गए और वीज़ा जो है वो नहीं आया। फिर हमारा वो पंडी बन गई, घर पे बुलाया उसको, तो उसने कहा इस तरह है जी, पोलैंड का वीज़ा नहीं लग रहा, पोलैंड का वीज़ा बड़ा महंगा है जी, 14 लाख का वीज़ा है। तो इस तरह करते हैं, इसका वीज़ा लगवाते हैं जनाब सर्बिया का। सर्बिया से आगे जो इसकी डिंकी लगवा लेंगे, जो ज़्यादातर आजकल जो आ रहे हैं ना उनको ज़्यादातर को ये वाला फुदू लगाया जाता है जनाब, सर्बिया का या बोस्निया का तुम्हारा वीज़ा लगवाते हैं और ये आएगा जनाब पता नहीं 7 लाख 8 लाख का। तो मैं कहा जी चलो ये अब ट्राई कर लेते हैं। अब फिर 1 महीना जनाब भाई साहब ने दे दिया। ऊपर से जो है ये टाइम था तकरीबन जून जुलाई का टाइम था। और आखिर में मैंने उसको मतलब ये कहा यार अगर डंकी लगवानी है तो मुझे प्लीज़ लगवा दो, क्योंकि सर्दियाँ जब आएंगी ना तो सबको पता है जो तुर्की है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, और सर्दियों में जो डंकी लगाना एक मौत को सीधा सीधा गले लगाने वाला काम होता है। तो खैर वो उसने जनाब वो 2 महीने तो पहले ऑलरेडी ले चुका था, तीसरा महीना उसने सर्बिया के लिए ले लिया। तो तीसरे महीने के बाद फिर 1 महीना उसने सर्बिया के लिए ले लिया। तो अगस्त से सितंबर गुजर गया और आखिरकार हमने कहा हाँ भाई, फिर बुलाया उसको। पहले वो आता ही नहीं था, जब आया उसने जनाब तो कहता है कि इस तरह है कि जी 1 लाख हमारे पास आपके अच्छा उसका एक डायलॉग होता था जी, सोने की मोहर है तुम्हारे, ये 1 लाख जब कहोगे वापस कर देंगे। और आखिर एक दिन मैंने बोला भाई ठीक है तुम 1 लाख वापस कर दो, मैंने नहीं जाना। तो कहता है यार इस तरह है कि भाई वो 1 लाख जो है उस बंदे के पास है, तो वो देगा ना, मैं तो नहीं दूंगा। तो अब ये नया ड्रामा बन गया। वो बंदा को मैं कहा ठीक है वो मुझे उस बंदे से मिला दो। कहता है यार अब आखिरी मेरे ऊपर यार यकीन है ना, मेरे ऊपर यकीन कर लो यार, मैं तुम्हारा कज़न हूँ, मैं तुम्हारा वजन हूँ, कज़न नहीं हूँ वजन हूँ बहन चोत। कहता है जरा मैं क्या कहते हैं तुम्हारा ईरान का वीज़ा लगवा देता हूँ, ईरान से आगे तुर्की की डंकी लगवाऊंगा, और मेरी जिम्मेदारी है, तुम बेगम हो जाओ 15-20 दिन में, 1 महीने 28 दिन में तुम्हें मैं जर्मनी पहुंचा दूंगा। और सत्यानाश जाए तुम्हारा, मैं 1.5 साल हो गया है, 1.5-2 साल बाद जाके यहाँ पे पहुंचा हूँ, धक्के खा खा के सत्यानाश, पैसे की अलग मजाया करवाए मैंने। तो खैर 60,000 की जी हमारी ख़त्म हुई कि 50,000 की। उसने कहा जी मेरी जिम्मेदारी है जी, 8 लाख आपका लगेगा जर्मनी जाने तक का, बाकी आपने जब मुल्क क्रॉस होंगे, पहले जनाब कहता है जी नहीं जर्मनी जब पहुंचोगे 8 लाख देना, 1 लाख आपका एडवांस होगा, 7 लाख आपने देना है। और बाद में जनाब कहता है नहीं, इस तरह के जी जो मुल्क क्रॉस करना पड़ेगा उस मुल्क की जो है पेमेंट आपको साथ साथ देनी पड़ेगी। तो अभी तुर्की का ईरान का वीज़ा लगवाना है, तो पैसे जो है वो उसके लिए रख लेते हैं। चलो यार अब हमें पता चल गया भाई इस बंदे ने जो है वो पैसे खा गया, अब क्या करते हैं, अब ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो ईरान के वीज़े के लिए जनाब उसने एक ऐसा ही को 2 नंबर बेंच तो गली से उठाई गिरा, एक उठाया, शहजाद नाम था, सरायसाला का रहने वाला था, मैं हरीपुर का रहने वाला हूँ, वो सरायसाला का रहने वाला था। और उस हरामी ने जनाब क्या किया, मेरा पासपोर्ट ले लिया, पैसे मेरे कज़न साहब ने उसको नहीं दिए। वो पासपोर्ट जनाब मेरे कज़न के घर में था कि वो शहजाद के घर में, अल्लाह जानता है, मुझे भी नहीं पता कहाँ पे था मेरा पासपोर्ट। तो 20-25 दिन और गुजर गए, अब अगस्त सितंबर और अक्टूबर आ गया जनाब। मैंने कहा हाँ भाई, कहते ये 6 दिन का काम है, 5 दिन का काम है, हफ्ते का काम है, 1.5 हफ्ते का काम है, करते कराते जनाब मैं शहजाद के घर चला गया। मैंने कहा यार भाई साहब खुदा के लिए मेरा जो है वो वीज़ा, उसने कहा भाई इस तरह बात यह है कि भाई कज़न तुम्हारे ने पैसे नहीं दिए और एडवांस देना पड़ता है कुछ,
तब जाके वो वीज़ा लगता है। और मुझे पता है तुम्हारा कज़न मुझे पैसे भी नहीं देगा, इसलिए मैं उसके ऊपर यकीन नहीं करता। मैं कज़न साहब के पास कहता हूँ, मैं उसकी मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं उसकी ये कर दूंगा, मैं उसकी वो कर दूंगा, उसको बुलाओ। अब बुलाओ क्या का, वो बैकग्राउंड पे उसको फोन करके कहते हैं मैं कॉल करूंगा तो तुम नहीं जानना। यार बस क्या बताओ। तो भाई साहब पहले 2 दिन शहजाद ही नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से 2 को इकट्ठा किया एक जगह पे। शहजाद जनाब कहे हाँ भैया लगाते हैं ना जी वीज़ा, आपका बेगम हो जाए लगाते हैं ना वीज़ा। और मैंने एक दिन दे, मैं कहा भाई मुझे 2 दिन दो, मैं परसों आके तुमसे या अपना पासपोर्ट लूंगा, 1 लाख रुपया लूंगा। और कहता है अच्छा ठीक है जी, आप कोई मसला नहीं। मैं परसों चला गया जरा आप शहजाद के घर, शहजाद साहब गायब घर से। फ़ोन उसके करता हूँ, अपना घर की घंटी बजाता हूँ, बेल बजाता हूँ, तो उसकी अम्मा निकलती है बाहर। हाँ जी खाला इस तरह है कि मेरा पासपोर्ट छो शहजाद के। उसने कहा जी शहजाद को फ़ोन करो। शहजाद को फ़ोन किया, शहजाद कहता है यार ज़रा तुम्हारे कज़न ने मुझे पैसे नहीं दिए, तो सॉरी यार, जो मेरा तुम्हारा पासपोर्ट है ना वो मेरे घर में पड़ा है, जाके मेरी वालदा को बोलो वो दे देगा, मेरी घर से दे देगी। तो मैंने जाके बोला खाला मेरा पासपोर्ट दे दें। खाला अंदर जाके उसने को खड़फड़ की करके ढूंढ ढांड के वापस आया, बेटा पासपोर्ट तो कोई नहीं है तुम्हारा। और शहजाद को दोबारा फ़ोन करो। शहजाद को फ़ोन करने का नहीं, तुम्हारा कज़न कल ले गया था। अभी चुतैपा देखो, 2 दिन बाद मुझे पास उन्होंने वीज़ा लगा के देना था, और ये 2 दिन में जनाब मेरा पासपोर्ट इतने दिनों में मेरे कज़न साहब के घर से ही नहीं निकला। वो सिर्फ तस्वीरें लेता था, पैसे लेके वो पहले वो उसने जनाब जहाँ भी गबन करने थे कर लिए, और जो तस्वीरें लेता था तस्वीरें ले जाके घर पे रख देता था पासपोर्ट के साथ, ताकि इनको जंग ना लग जाए, कि ये ना हो कि ये नासा वालों के हाथ लग जाए और मुझे वो नासा वाले उठा के ले जाएंगे। खैर अब कज़न साहब आए, जनाब कज़न साहब को बोला, कज़न साहब बोला हाँ जी मेरे घर में ही है, पासपोर्ट पड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता था घर पे वो दे गया है। अब ये नया ड्रामा। वालदा को मैंने बोला, भाई को बोला, इस तरह कर कर आके हम लोगों ने इसको घर पे बुलाया। मैंने बोला हाँ भाई साहब अब सीधी बात बताओ। मुझे कहता है तुम साइड पे आओ ना, तुम बात करो। अब ये जो चुल होती है ना यूरोप की, ये इधर इधर जो है ना सर चढ़ कर बोलती है, ठीक है। ये चुल लड़कियों की या फिर चुल यूरोप की, या फिर मतलब पैसे की असल में। तो पैसे कमाने हम आते हैं लड़कियों के लिए, ताकि लड़कियां जो है वो में सेट हो, और फिर जनाब जितनी लड़कियां सेट होंगी उतने हम मज़े करेंगे। ये 2 ही चुल्ले हैं ज़िंदगी में, या लड़की की चुल है या फिर पैसे की चुल है, ठीक है। और पैसे की चुल यूरोप में। तो हमारे सर पे भी वो चुल चढ़ी हुई थी पैसा कमाने की। खैर साइड पे ले जा कहता है यार इस तरह है, मैं तुम्हारा भाई हूँ ना, मेरे ऊपर तुम्हें यकीन है, तुम्हें कोई भी नुकसान होगा मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। तो इस तरह है कि भाई डंकी लगवानी है। मैंने कहा जी अब मुझे सोचने का टाइम दो, मैं क्या कह सकता हूँ। खैर सोचने का क्या टाइम लेना था, घर पे आके भाई से पूछा, वालदा से मशवरा किया, तो उन्होंने सीधा इनकार कर दिया जी पैसे वो खाता है तो खा जाए, लेकिन डंकी नहीं लगानी। मैंने कहा जी बात इस तरह है कि भाई डंकी अब लगानी पड़ेगी, पैसे तो उसने देने नहीं है, तो मैं किस इस तरह करता हूँ जो है वो तुर्की तक जो है वो देखाता हूँ हिसाब किताब, पैसे तो उसने देने नहीं है, तो चलो यार टूर ही सही, कोई नहीं खैर है। मैंने उसको बोला ठीक है। अब घर वालों को मैंने थोड़ा वो ब्लैकमेल भी किया, अगर मैं इधर रहूँगा तो मैं जनाब मैंने नुकसान कर देने हैं ज़िंदगी के, थे और फलान है तो टमकान है, और जैसे सारे करते हैं। तो वालदा भी रोते धोते तैयार हो गई, और वालदा को मैंने भिजवा दिया अपना उम्रे पे। पीछे जनाब मैंने कज़न साहब के साथ रल मिल के डंकी की तैयारी कर ली। तो डंकी पे हम लोगों ने रवाना होना था। 2 लड़के थे, एक था लड़का शाहिद मेरे साथ था। अब ये वो वाला शायद नहीं है जो यहाँ इस डंकी में, वो शायद लड़का जो है वो मेरे साथ यूनान तक आया था, और वहाँ से अभी वो इटली में है। शाहिद खान उसका भी नाम था, और उसका भाई ऑलरेडी जर्मनी में था। वो इसलिए आ रहा था कि भाई उसका भाई जर्मनी में था और उसको बुला रहा था, और हम 2 ही लड़के थे। बाकी इससे पहले जो कहानी है वो ये थी कि भाई शहजाद साहब बोले कि इस तरह है कि मैं तुम्हें डंकी लगवाता हूँ, एक पठान था उसके थ्रू। वो अब पैसे लेता है जनाब कितने जी, 1,40,000 उसमें डन हुआ, या 1,40,000, 1,40,000 के 1,50,000 उसने कहा जी। कज़न साहब ने कभी और शहजाद दोनों ने रल मिल के जो है वो किया, और मुझे और शायद को उन्होंने 1,50,000 में तुर्की तक की डंकी के लिए बुक कर लिया। और
मैं शायद गए अपने बाज़ार में जाके हम लोगों ने जो भी शॉपिंग करनी थी कि कपड़े वगैरह लिए और बैग वगैरह लिए, जो हम लोगों ने तैयारी करनी थी वो की। और जिस दिन हम लोगों ने जाना था, और साथ में जनाब शहजाद साहब ने ये बोला कि भाई, और मेरे कज़न ने भी ये बोला घर पे गारंटी के तौर पे कि ये अकेला नहीं जा रहा है, इसके साथ जो है वो 3 लड़के और जा रहे हैं, यानी सॉरी 4 लड़के और जा रहे हैं। 5 ये टोटल ग्रुप है, अपने गांव के अपने इलाके के लड़के हैं। यार कोई मसला परेशानी होगी तो सब जो है वो मिल के हैंडल कर लेंगे, दोस्तों की तरह जाएंगे। तो जिस दिन हम लोगों ने आना था उस दिन पता चला जनाब बाकी जो 4 लड़के हैं ना, उनमें से एक का वीज़ा लगा हुआ था। 3 लड़के थे, एक शायद था, 2 और लड़के थे। तो उनमें से एक 2 कज़न थे, वो जो दोनों थे वो कज़न थे आपस में। उनमें से एक का वीज़ा लगा, दूसरे का वीज़ा नहीं लगा। तो जो दूसरा जिसका वीज़ा लगा था उसने भी कहा आज मैं नहीं जाऊंगा, जो कज़न मेरा ही है इसका वीज़ा लगवाओ, ठीक है, नहीं तो मैंने गेम नहीं लगानी। तो वो दोनों भी वहीं पे रह गए, पीछे रह गया मैं और शाहिद। और बस अब सुबह जाना है और उनका ठीक है जी निकलते हैं, चलो अल्लाह खैर करे, अल्लाह का नाम लेके चलते हैं। और वहाँ से मैंने करवाई बाय एयर की टिकट, मैं और शायद की। ये सितंबर का महीना चल रहा था, अगस्त सितंबर अक्टूबर का महीना आ गया था, सॉरी अक्टूबर का महीना आ रहा था। और सर्दी जो है वो स्टार्ट हो गई थी पाकिस्तान में भी। और जब तक हम लोग तुर्की में पहुंचे थे तब तक जो है वो हम घुटने घुटने बर्फ़ में चले थे, वो इंशाल्लाह आगे आपको बताऊंगा। तो बाय एयर टिकट करवा लिए कोयटा तक के, सिर्फ इसलिए कि 12,000 का टिकट, 13,000 का टिकट लिया मैंने अपना, 13,000 का लिया जनाब शायद का, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। ट्रेन पे हम लोग जाएंगे तो 2 दिन फिर दोबारा ज़ाया हो जाएंगे। तो कज़न साहब ने वो, हम अपनी तरफ से ना जहन में हमारे वो प्रोटोकॉल वाला सिस्टम होता है ना, ये डंकी जो है ये गाड़ियों में होती है और इस तरह है उस तरह। पता तो नहीं था कि जनाब आगे क्या होगा, और जो आगे होगा वो आपकी सोच से भी ऊपर है, मेरी अपनी सोच से ऊपर था। उसी ने ज़िंदगी भर मजबूत भी किया, उसी ने सबक दिलाया, उसने रिश्ते से जो है, रिश्ते जो होते हैं ना ज़िंदगी में नाम के, उनके ऊपर से बंदे मेरा यकीन उठाया, मुझे दुनिया का असली चेहरा दिखाया, जो इंशाल्लाह ताला मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक वो असली चेहरा जो है वो दुनिया का पहुँचाऊँ। और रिश्तेदारों का, रिश्तों का, झूठे लोगों का असली चेहरा आप लोगों को पता चले। और फिर उसके बाद आप लोगों को ये भी पता चले कि जब बंदे का जहन एक दफ़ा एक जगह पे फिट हो जाए ना, कि भाई टांका अड़ जाए कि भाई मैंने ये करना है, वो कर लेता है, वो उसके लिए बड़ा मसला नहीं होता। लोग जगह अब डे वाइज जो है वो क्या कहते हैं, स्टेज वाइज लोगों ने कैसे कैसे ना वापस जाते रहे, हमें छोड़ते रहे, कारवान फिर बनते रहे, फिर ग्रुप बनते रहे, फिर टूटते रहे। और जो लोग, जिन लोगों ने, हम लोगों ने स्टार्ट किया था शायद और मैं तो इकट्ठे स्टार्ट किया था। और बाकी जो हमारा ग्रुप पाकिस्तान से स्टार्ट हो के आगे तुर्की तक आया था, वो बाकी लोग कहाँ पे, इनका इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो उसको लाइक ठोकें और दोस्तों में शेयर करें जो आना चाहते हैं यूरोप के हसीन ख्वाब लेके। और चुल उनके भी दिमाग में मची हुई है, तो चुल को मेहरबानी करके ठंडा रखें। अगली वीडियोस में इंशाल्लाह आप लोगों को साथ में जो है वो बोस्निया से इटली तक के सफ़र के बारे में बताता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें। और आखिर में इशफाक अहमद फरमाते थे कि अल्लाह आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फ़रमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।